टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर समस्त श्रद्धेय पाठकगणों एवं प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण में करण कारक तृतीया विभक्ति के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भाग में हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति से संबंधित सूत्रों के विषय में अध्ययन कर लिया है। आज हम करण कारक तृतीया विभक्ति से संबंधित सूत्र प्रारंभ करते हैं। इसमें सर्वप्रथम जो पहला सूत्र है उस पर हम सबसे पहले आपके सामने देखिए उस सूत्र को रखते हैं। वो सूत्र है साधक तमम करणम, ये सूत्र है। और इसी से संबंधित दूसरा सूत्र है कर्तृकरणयोस् तृतीया। कर्तृकरणयोस् तृतीया, ये दो सूत्र एक साथ आपके चलेंगे। साधक तमम करणम कर्तृकरणयोस् तृतीया, इसका नियम आप देख लें। इसमें नियम क्या है कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से अपना कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। तथा करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक, ये स्थिति है कि आप देखें कर्ता और ये जो करण कारक आपका है साधक तमम करणम, जो कार्य को सिद्ध करने में सबसे अधिक सहायता प्रदान करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। और करण कारक में कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से आप देख लें तो और स्पष्ट आपका हो जाएगा। उदाहरण, ठीक, उदाहरण में जैसे कोई उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, उसको देखिए, समझा जाए कि क्रिया की सिद्धि में कौन सबसे अधिक हमारी मदद करता है, कौन सबसे अधिक सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं और वह कैसे कार्य को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। तो देखते हैं कि वह हाथ से लिखता है। ठीक, अब वह हाथ से लिखता है, यहाँ पर जो लिखने का काम है ना, वह
किस चीज़ से किया जा रहा है? हाथ के माध्यम से किया जा रहा है। तो जिसकी सहायता से कार्य की सिद्धि हो रही है ना, तो हाथ की सहायता से कार्य की सिद्धि हो रही है, इसलिए इसमें करण कारक की स्थिति बन रही है और करण कारक में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप अनुवाद बनाएंगे तो बन जाएगा सह हस्तेन। लिखता है, लिखत शब्द हो जाएगा, क्योंकि सह आपका कर्ता जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हस्तेन जो सहायता के रूप में, सहायक के रूप में है और इसके माध्यम से वाक्य में पूर्ण रूपेण सिद्धि होती है। वह सिद्धि का पूरा जो आधार है वह है हाथ। क्रिया के सिद्धि का पूरा सहयोग हाथ के माध्यम से है, इसलिए यहाँ पर हस्तेन लिखत, ये हस्तेन शब्द जो है ये कर्ण कारक है। साधक तमम कर्णम तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है और इसके माध्यम से ये वाक्य आपका स्पष्ट हो रहा है। दूसरा उदाहरण एक और हम आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि बालक नेत्रों से देखता है। बालक नेत्रों से देखता है। ठीक, ये हमको मिल गया। तो बालक का आप देख रहे हैं, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, बालक। नेत्रों से, अब यहाँ पर नेत्रेण नेत्राभ्याम दो स्थिति आएगी, तो नेत्राभ्याम देखता है, दृश्य धातु है, रूप आपका पश्यति पश्यतः चलता है। चूँकि बालक प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष एक वचन लगी, बालकः नेत्राभ्याम पश्यति। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वाक्य में जो जिसके माध्यम से पूर्ण रूपेण सहयोग हो रहा है, मदद मिल रही है, उसमें आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ये वाक्य आपका स्पष्ट हो रहा है। और हम एक दो उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा ना। अब इसको कर्मवाच्य के रूप में आप देखें तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपका। रामेण, रामेण राम के द्वारा, रावणम रावण को, बाणेन बाण से, हतः मारा गया ना। रामेण रावणम बाणेन हतः, राम के द्वारा रावणम रावण को बाणेन हतः। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्पष्ट हो रहा है, हर चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि किसकी सहायता से कौन सा कार्य यहाँ पर पूरा किया जा रहा है ना। तो बाण के माध्यम से, बाण इसमें जो है मुख्य रूप से कर्ण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि इसकी सहायता से, बाण की सहायता से यहाँ पर राम को विजय प्राप्त हुई है। तो इसलिए कर्मवाच्य के रूप में हमने इसको संकेत किया है आपके सामने, बाणेन। ये इसी तरह से और उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत कर दे रहे हैं। जैसे माली फूलों से माला बनाता है। माली फूलों से माला बनाता है। ये अब देखिए, माली फूलों से, यहाँ पर पूर्ण सहायता बनाने का, माला बनाने का पूर्ण सहायता, पूर्ण सहयोग किसके माध्यम से हो रहा है? फूल के माध्यम से। तो फूल में कर्ण कारक है और इसमें तृतीया विभक्ति आपको लगाना है।
तो माली का हमने आपको बताया था मालाकार शब्द आप लिख सकते हैं, मालाकार ना, फूलों से ना। तो अब पुष्प शब्द जो है आपका, वो पुष्प के माध्यम से यहाँ पर जो स्पष्ट आपका तृतीया लग जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुष्पैः। पुष्पैः क्या करता है, मालाम ना, माला को बनाता है, रचयति ना, रचना करता है, निर्माण करता है, बनाता है। तो मालाकारः पुष्पैः मालाम रचयति, वो पुष्पैः मालाम रचयति, पुष्प के माध्यम से माली जो है, पुष्पाकर जिसको आप कहते हैं, वो रचना कर रहा है माला की। इस तरह से आप देख रहे हैं कि अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि क्रिया की सिद्धि में ना जो सबसे अधिक सहयोग करे, जो सबसे अधिक सहायता करे, वही कर्ण कारक होता है और उसी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन उदाहरणों के माध्यम से आप स्पष्ट हो गए होंगे। पूर्ण रूपेण इसको आप नोट कर लें, संकेत कर लें। इसके बाद हम तृतीया विभक्ति कर्ण कारक के दूसरे सूत्र पर चलते हैं, उस पर ध्यान देते हैं कि अगला सूत्र कौन सा है। इसको आप अच्छे ढंग से नोट कर लें, साथ साथ नोट करते चले होंगे, आप किए होंगे, पूरी बात आपको समझ में भी आ गई होगी। हम अगले सूत्र पर चलते हैं। ये सहयोगी सूत्र इसी कर्ण कारक का ही है, छोटा सा ही सूत्र पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। वो है, देखिए कौन सा सूत्र आपके सामने लिखा जा रहा है। ये प्रथम सूत्र था, इसमें दो सूत्र समाहित थे। दोनों सूत्रों के माध्यम से आपने वाक्य में अनुवाद करने की स्थिति को पूर्ण रूप में स्पष्ट कर लिया कि कैसे हम इस तरह से सहयोग में किसी की सहायता से काम कैसे कर सकते हैं ना। तो इसका जो चिन्ह होता है आप जानते हैं, कर्ण कारक का चिन्ह है से या के द्वारा। तो यहाँ पर देखा है आपने, जो भी उदाहरण हमने सामने आपके रखा है, से या के द्वारा, बाण के द्वारा ना, या यहाँ पर फूलों के द्वारा, फूल से, जो भी आप देख रहे हैं चिन्ह से या के द्वारा के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट आपका कार्य बन रहा है कर्ण कारक के रूप में। अब हम अगले सूत्र पर चलते हैं। वो सूत्र है जैसे सह युक्ते प्रधाने, ये सूत्र है। इसी सूत्र में हम आपको पूर्ण रूप में संकेत कर दे रहे हैं, सह साकम समम सार्धम योगे तृतीया। ये पूर्ण रूपेण आपका एक साथ में पूरी स्थिति बन गई। सहयुक्ते प्रधाने मुख्य सूत्र यही है। अब इसको हम नियम के अंतर्गत आपको लिख दे रहे हैं कि सह ना, सह साकम समम सार्धम। इन सब का अर्थ होता है साथ। जितने शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, सह साकम समम सार्धम, साथ के योग में ना, अप्रधान, अप्रधान कर्म में, अप्रधान कर्म में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए, सह साकम समम सार्धम योगे तृतीया, ये जो सूत्र आपके सामने हमने संकेत किया, इसका भाव ही यही है कि सहयुक्ते अप्रधाने, अप्रधान कर्म में, सह के योग में, साथ के योग में
तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात करण कारक होता है। और करण कारक में उसके पहले आपने देखा कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से आप देख लें और स्पष्ट हो जाएगा आपका। उदाहरण सहयुक्ते ना, तो स के रूप में हम आपको अपने ढंग से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे वह पिता के साथ बाजार जाता है। ये उदाहरण हमको मिल गया, मान लीजिए। अब देखिए, पिता के साथ बाजार, ध्यान दीजिए, पिता के साथ ये जो है आपका अप्रधान कर्म है और मुख्य कर्म क्या है, बाजार ना। तो सीधे वाक्य आपका बन सकता है कि वह बाजार जाता है। बाजार आपका प्रमुख कर्म है और उसके सहयोग में अप्रधान कर्म के रूप में पिता के साथ, और साथ के योग में सूत्र आपका कह रहा है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो के है, के आपका जानते हैं संबंध कारक, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन साथ के योग में यहाँ पर पिता में आपको तृतीया लगाना है ना। अब आप वाक्य का अनुवाद करके देख लें, संस्कृत में क्या बनता है, लिख देते हैं। बड़ा वाक्य है, हो सकता है इधर ना आए। सह, यहीं लिख देते हैं, सह पिता, पिता में तृतीया लगा दीजिए आप, पित्रा बन जाता है। अगर पिता का रूप आपको नहीं याद है, पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन पित्रा, पित्रा तृतीया एक वचन में होता है। अगर ये नहीं याद है तो इसका पर्यायवाची शब्द खोज लीजिए आप, जनक, जनक में लगा लीजिए तो जनक में बालक की तरह, राम की तरह रूप चलेगा, जनकेन शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से अगर हमको कहीं अनुवाद में शब्द के विभक्ति में दिक्कत होती है तो उसका पर्यायवाची शब्द खोज करके हम अनुवाद करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर पिता तो पित्रा शब्द हो गया। अब साथ के लिए आप चाहे सह का प्रयोग कर लें, इन शब्दों में से कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, साकम समम सार्धम एक ही स्थिति है। तो सह पित्रा सह, बाजार, बाजार की संस्कृत होती है आप जानते हैं आपरम, ठीक है। सह पित्रा सह आपरम जाता है, यहाँ पर सह के योग के कारण गच्छति, प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, गम धातु का आपने जब रूप चलाया तो गच्छति पहले, चूँकि सह आपका प्रथम पुरुष एक वचन सह तवते आप जानते ही हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होने के कारण क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष एक वचन की हुई, क्योंकि ये संस्कृत में नियम है कि जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता रहता है उसी पुरुष और उसी वचन में क्रिया आपकी रखी जाती है। रही बात बीच के जो कर्म की स्थिति है, वो आपको इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है कि अनुक्त अप्रधान ऐसे कर्म में भी आपको सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है, करण कारक करना है। ये चीज़ आपके सामने हमने रख दिया। और उदाहरण देखते हैं साथ में, एक दो उदाहरण के माध्यम से और आप स्पष्ट कर लीजिए। तो वो भी हम आपको देखिए दे रहे हैं। जैसे तुम मोहन के साथ गेंद खेलते हो, ये मान लीजिए हमको वाक्य मिल गया, इसका हमें अनुवाद करना है। अब मोहन के साथ आप देख रहे हैं, और मुख्य क्या है, गेंद ना। तुम गेंद खेलते हो किसके साथ, मोहन के साथ। तो मोहन के साथ जो अप्रधान कर्म है, इसमें साथ के योग में आपको तृतीया लगाना है मोहन में। अब आप अनुवाद कर लें, अनुवाद आपका स्पष्ट हो जाएगा। त्वम युवाम यूयम, हमने आपको संकेत किया है कि मैं हूँ उत्तम, तुम हो मध्यम, अर्थात तुम जो कर्ता के रूप में यहाँ आपको मिला है ये मध्यम पुरुष का कर्ता है, और मध्यम पुरुष के कर्ता में एक वचन है, इसलिए क्रिया भी आपकी मध्यम पुरुष की एक वचन की लगाई जाएगी। ये अनुवाद आप अपने सामने स्पष्ट कर लें, देख लें। तो हम यहाँ पर देखें, प्रयास करते हैं, अगर आ जाता है तो जगह इधर मिल जाएगी। त्वम, त्वम हुआ,
मोहन के साथ, अब मोहन के साथ में आप लगाइए तो हो जाएगा मोहनेन। ठीक, त्वम मोहनेन। आगे हो गया सह, साथ। गेंद कंदुकम, कंदुकम नहीं आ पा रहा है, दिक्कत हो रही है। और आगे अब क्रीडत शब्द लिखने में दिक्कत है, तो क्रीडत ना होकर के यहाँ पर हो जाएगा क्रीडसी ना, चूँकि मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। तो त्वम मोहनेन सह कंदुकम क्रीडस ना, तो मोहन के साथ गेंद खेलते हो, गेंद को, तो कंदुकम शब्द का इसलिए प्रयोग हो रहा है सीधे सीधे ना। क्रीडसी क्यों हुआ, कोई प्रश्न आपसे पूछता है कि क्रीडत क्यों नहीं लिखा आपने, तो आपके पास सीधा सीधा उत्तर है कि चूंकि कर्ता मेरा मध्यम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी हमने मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया है। ठीक है, ये नियम के अंतर्गत आपका हो गया। और एक आध उदाहरण आप देख लें, जो सरल उदाहरण हो उसके माध्यम से और आपको स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको उदाहरण मिल गया, राम कृष्ण के साथ पत्र लिखता है। राम कृष्ण के साथ पत्र लिखता है, ये मान लीजिए वाक्य हमको मिल गया ना। अब इस वाक्य का हमको अनुवाद करना है। अब इस वाक्य के अनुवाद में हमारी क्या व्यवस्था बनेगी, देखें, पत्र लिखता है, पत्र आपका मुख्य है, पत्र को। अब कृष्ण के साथ, ये आपका सीधे इस सूत्र से संबंधित है। साथ के योग में हमेशा आप जानते हैं कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है अप्रधान कर्म में, तो यहाँ पर भी सीधे सीधे आपका अनुवाद बन रहा है क्या, राम का क्या हो गया, रामः। कृष्ण के साथ, कृष्ण में तृतीया आपने लगा दिया, बन गया कृष्णेन। ठीक, उसके बाद साकम यहाँ हम लिख देते हैं, स कई बार प्रयोग हो गया है, साकम शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कृष्णेन साकम पत्रम, पत्र को लिखता है, चूँकि राम है इसलिए यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं है। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आपने लगा दिया लिखत। अनुवाद आपका स्पष्ट हो गया, रामः कृष्णेन साकम पत्रम लिखति। साकम समम सार्धम कोई भी शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई भी उसमें शंका की स्थिति नहीं है। ये उदाहरण भी हमने आपके सामने रख दिया। अच्छे ढंग से बात समझ में आ गई होगी, पूरी बात आपने समझ भी लिया होगा। इस तरह से जो भी सूत्र हमारे पास हैं, कुछ तृतीया विभक्ति से संबंधित सूत्र और बच रहे हैं, उन सूत्रों को भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज इस भाग में केवल इन्हीं दो सूत्रों को हम स्पष्ट कर रहे हैं आपके सामने, और पूरी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इन सूत्रों को आप अच्छे ढंग से अभ्यास कर लीजिए, अनेक उदाहरणों के माध्यम से अभ्यास कर लीजिए। उदाहरण कितना लिखा जा सकता है आप जान ही रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था दी जा रही है, इस व्यवस्था के अंतर्गत आप कोई भी अनुवाद संस्कृत में करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से इन सूत्रों का सहयोग लेकर के, सहारा लेकर के आप अनुवाद करें, किसी प्रकार की कोई असुविधा आपको नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, तो इस तरह से कोई भी आप साथ के योग में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह अपने माता के साथ जल पीता है, तो माता के साथ, अब यहाँ पर माता शब्द का आप तृतीया लगा देंगे, जलम पीबत ना। तो माता, माता का रूप आप जानते हैं मात्रा सह, चूँकि माता शब्द जो है स्त्रीलिंग में है और वो रमा की तरह रूप चलता है, तो रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया। ठीक है, तो मात्रया, रमया शब्द जो है वो मात्रया के रूप में बन जाएगा। ठीक है, मात्रया सह, माता के साथ। तो इस तरह से कोई भी अनुवाद आपको करने को मिले तो आप सीधे सीधे अच्छे ढंग से उसका अनुवाद कर सकते हैं। ये आप ध्यान से समझ लें।
हमें लगता है कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस तरह से कोई भी अनुवाद मिलता है हमको, जैसे मैं अपने मित्र के साथ फल खाता हूँ, मैं अपने मित्र के साथ फल खाता हूँ, तो मैं का हो गया अहम। स्वमित्र, मित्र शब्द में तृतीया लगा दिया आपने तो मित्रेण हो गया। अहम स्वमित्रेण साकम समम सार्धम, कोई भी शब्द प्रयोग कर दीजिए आप। क्या करता हूँ? फल खाता हूँ, फलम। अब मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष का कर्ता आ गया, इसलिए खादामी वहाँ पर हो जाएगा। मैं अपने मित्र के साथ, चूँकि अब यहाँ पर स्थान नहीं है, फिर पुनः मिटा करके तब फिर लिखा जा सकता है। ऐसे ही आप अपने स्थिति में समझ लें कि नहीं तो हम अगर भ्रम है तो हम मिटा देते हैं इधर का। ये उदाहरण एक आध मिटा करके हम आपको दे देते हैं, देख लीजिए। जैसे अभी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, कौन सा, कि मैं अपने मित्र के साथ फल खाता हूँ, ये वाक्य हमको मिल गया। अब इसका अनुवाद मैं कर रहा हूँ, तो मैं हूँ उत्तम, आपको हमने पहले शुरुआत में बता दिया है। तो मैं उत्तम पुरुष का कर्ता है, और मैं कर्ता जो है उसके साथ क्रिया भी अभी आपको उत्तम पुरुष एक वचन की लगाना है। उसके पूर्व में ये कार्य कर लेते हैं। अपने स्व शब्द होता है, मित्र, मित्र में तृतीया आपने लगा दिया, मित्रेण। उसके बाद सार्धम शब्द का यहाँ हम प्रयोग कर दे रहे हैं आपके समझने के लिए। सार्धम, फलम, फलम और खादामि, खाता हूँ, ये। तो अनुवाद आपका बन गया, अहम स्वमित्रेण सार्धम फलम खादामि। खादाम क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन के क्रिया का भी हमने प्रयोग किया, और ये आपका अनुवाद पूर्ण रूपेण बन करके तैयार हो गया। तो हमने एक संकेत आपको मात्र किया है कि इस तरह से कोई भी वाक्य मिलता है, आप अच्छे ढंग से इसका अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सबको पुनः संकेत करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि अच्छे ढंग से इसको ध्यान से आप समझ लें, अनेक उदाहरणों को अपने माध्यम से अभ्यास करें, क्योंकि बिना अभ्यास के हम यहाँ पर कितना भी आपको प्रयास करेंगे, जब स्वयं आप अभ्यास नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद आपको ये भूल जाएगा, क्योंकि अनभ्यासे विषम शास्त्रम। बिना अभ्यास के कोई भी शास्त्र हो वो विस्मृत होता चला जाता है, भूलता चला जाता है। और बार बार यदि हम इसको देखते रहेंगे, इस पर दृष्टि डाले रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये सूत्र आपको एकदम सरल हो जाएगा, और अनुवाद करने की स्थिति भी आपकी एकदम सामान्य हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई असुविधा आपको अनुवाद करने में नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।